नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जमीन की जिसका इतिहास मतलब हजारों साल पुराना है। एक ऐसी जगह जहां से ज्ञान, शक्ति और आजादी की लहरें पूरे भारत में फैली। तो चलिए बिहार के इस सफर पे निकलते हैं। ये लाइनें बिहार की अहमियत को मतलब पूरी तरह से बयां कर देती हैं। ये सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो स्टेज हैं जहां भारत की कहानी के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से कुछ लिखे गए। तो अपना सफर शुरू करते हैं। चलते हैं करीब 3000 साल पीछे और देखते हैं कि इस महान सभ्यता की जड़ें कहां से जुड़ी हैं। देखिए, पुराने जमाने में जो आज का बिहार है ना, वो कई ताकतवर राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। इनमें से 4 तो बहुत ही खास थे। मगध, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, अंग अपने व्यापार के लिए, और मिथिला, भाई राजा जनक और सीता की भूमि। मतलब हर इलाके की अपनी अलग ही पहचान थी, अपना अलग ही रुतबा था। और ये बात तो सच में कमाल की है। सोचिए जरा, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजा महाराजाओं का राज था, तब बिहार के वैशाली में दुनिया का पहला रिपब्लिक यानी गणराज्य बन चुका था। ये एक ऐसी मिसाल थी जिसमें आम लोगों की भी सरकार में हिस्सेदारी थी। मतलब अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच थी ये। अच्छा, इसके बाद आता है वो दौर जब बिहार सिर्फ आध्यात्मिक क्रांति का ही सेंटर नहीं बना, बल्कि यहां से ऐसे ऐसे साम्राज्य खड़े हुए जिन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट की तकदीर लिख दी। ये वही जमीन है जिसने दुनिया को 2 महान धर्म दिए। एक तरफ गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, और दूसरी तरफ महावीर स्वामी, जिनका जन्म भी वैशाली में ही हुआ, उन्होंने जैन धर्म की राह दिखाई। बिहार एक तरह से साम्राज्यों की जन्मभूमि बन गया। शुरुआत हुई मगध साम्राज्य से, फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, जिन्होंने पाटलिपुत्र से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और फिर इसी सिलसिले में आए सम्राट अशोक, जिन्होंने न सिर्फ भारत को एक किया, बल्कि पूरी दुनिया तक अमन और शांति का पैगाम पहुंचाया। और मौर्यों के बाद गुप्त वंश ने भारत को उसका गोल्डन एज दिया, और इसका सेंटर भी बिहार ही था। यहीं पाटलिपुत्र में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। सोचिए, कला, साहित्य, विज्ञान सब कुछ अपने पीक पर था। अब देखिए, बड़े बड़े साम्राज्यों के बाद मिडिवल पीरियड में सीन थोड़ा बदला, लेकिन बिहार की जो प्रशासनिक और कल्चरल विरासत थी ना, उसने नए नए तरीकों से खुद को जिंदा रखा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सासाराम के शेरशाह सूरी। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी सड़क बनवाई, और जो पोस्टल सिस्टम शुरू किया, अरे उसका असर तो आज तक देखने को मिलता है। फिर आया साल 1764, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बक्सर की लड़ाई के बाद बिहार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया, और यहीं से एक नए दौर के संघर्ष की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही एक दौर खत्म हुआ, बिहार ने फिर से एक नया रोल निभाया। इस बार वो बना भारत की आज़ादी की लड़ाई का आइडियोलॉजिकल सेंटर। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि मॉडर्न इंडिया की आज़ादी की लड़ाई की असली नींव आखिर पड़ी कहाँ थी? और इसका जवाब हमें फिर से बिहार की मिट्टी में ही मिलता है। 1857 की क्रांति याद है? उसमें जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह जैसे जांबाजों ने अंग्रेजी हुकूमत को जोरदार टक्कर दी। उन्होंने उस विद्रोह की आग को और हवा दे दी थी। और फिर कई सालों बाद 1917 में महात्मा गांधी ने अपने पहले और सबसे अहम सत्याग्रह के लिए किसे चुना? बिहार की धरती चंपारण को। इस एक आंदोलन ने पूरे देश को एक नई दिशा दे दी और आज़ादी की लड़ाई का तो नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की। देश को बनाने में बिहार का योगदान जबरदस्त रहा है, और साथ ही इसने अपने वाइब्रेंट कल्चर को भी हमेशा संजो कर रखा। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो इस बात का सिंबल हैं कि देश को बनाने में बिहार ने कितना बड़ा रोल निभाया है। और आज भी बिहार की जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो बहुत अमीर है। चाहे वो दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग हो, या प्रकृति से जुड़ा महापर्व छठ पूजा, या फिर भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी मीठी मीठी भाषाएं, ये सब बिहार की अपनी एक अलग पहचान है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक एहसास है, एक इतिहास है, एक पूरी की पूरी सभ्यता है। वो जगह जहां से भारत को ज्ञान, राजनीति और आज़ादी की राह मिली। तो आखिर में सवाल यही बचता है
कि जिस जमीन में गुजरे हुए कल में ज्ञान, शासन और आज़ादी का रास्ता दिखाया था, वो आज और आने वाले कल में दुनिया को कौन सी नई दिशा देगी। सोचने वाली बात है।